गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 द पेरिज टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ेंगे। ये ग्रासलैंड क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। देखिए, ग्रासलैंड एक ऐसा घास का भूमि है, ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पर दूर दूर तक घास और छोटे मोटे झाड़ और फैले हुए होते हैं। झाड़ी, छोटे छोटे झाड़ी फैले हुए होते हैं। ऐसी जगहों पर जहाँ तहाँ छोटे मोटे पेड़ भी यानी वृक्ष भी पाए जा सकते हैं, लेकिन भूमि के अधिकतर हिस्सों में घास ही घास बिछी हुई होती है। यानी एक आसान भाषा में कह सकते हैं कि सब जगह पर ऐसा भूमि जहाँ पर घास का ही मैदान ही पाया जाता है, केवल घास ही पाया जाता है, उसे ही ग्रासलैंड यानी घास का मैदान कहा जाता है। अब देखते हैं, उसी में से एक द प्रेरीज एक घास का मैदान है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ग्रासलैंड क्या है? ग्रासलैंड वर्ल्ड आर द फाउंड इन टेम्परेट जोन, यानी अधिकतर जो ग्रासलैंड होता है यह टेम्परेट जोन में ही पाया जाता है। दिस जोन इन बोथ द हेमिस्फीयर, ये जो टेम्परेट जोन होता है ये दोनों गोलार्ध में ही पाया जाता है, यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी पाया जाता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी पाया जाता है। यानी साउथर्न और नॉर्थर्न दोनों में पाया जाता है। जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा में जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसको अलग नाम से जानते हैं, और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसको हम अलग नाम से जानते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियनी। इसको कर्क रेखा और मकर रेखा दो भागों में बांट दिया गया है और दोनों भागों में अलग अलग घास का मैदान पाया जाता है और अलग अलग नामों से जानते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट कंटिनेंट में डिफरेंट ग्रासलैंड को नाम से जानते हैं। सबसे नंबर 1 पेरिज इन द नॉर्थ अमेरिका। पेरिज जो है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, जरूर याद रखेंगे। स्टेपस जो है रूस में पाया जाता है। आप कहेंगे रूस जो है किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है? या यूरोप और एशिया में ही आ जाता है, लेकिन अधिकतर जो क्षेत्र होता है इसका यूरोप महादेश में पाया जाता है। एक बात और याद रखेंगे, रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, और जनसंख्या के दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है आपको पता होगा, यानी चीन है। अब देखेंगे पम्पास, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। वेल्स साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यानी ये 5 इसमें ग्रासलैंड दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे ग्रासलैंड होते हैं, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग ग्रासलैंड पाए जाते हैं। वह जब जीके चैप्टर पढ़ाएंगे उस पर हम इससे के अलावा भी जो भी पढ़ना है हम बताएंगे ट्रिक के साथ। फिलहाल इस बुक में 5 ही दिया हुआ है और 5 ही याद रखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जिसको बिल्कुल याद रखेंगे। ग्रासलैंड का डिफिनीसन ये दिया हुआ है, लैंड कवर्ड विद ग्रास द नेचुरल वेजिटेशन, यानी पहले भी हिंदी इसका समझा चुके हैं। यानी पूरा कवर्ड ऐसा भूमि जो ग्रास से ही कवर्ड किया रहता है, चारों तरफ से घिरा रहता है, उसी को हम ग्रासलैंड कहते हैं। नेक्स्ट अब है प्रीज आर द वास्ट स्टेट ऑफ द फ्लैट लैंड कवर्ड बाय द टॉल ग्रासेस। प्रीज एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे विस्तार में ही या पूरा समतल या विस्तार में ही बड़े बड़े लंबे लंबे ग्रास पाए जाते हैं। द ग्रास रिमेन ग्रीन इन समर, इस समय का यानी इस समर में जो ग्रास होता है वो हरा होता है, और ऑटम में इस यहाँ का जो घास होता है वह ब्राउन होता है। दे आर नो ट्री, यानी यहाँ पर कोई पेड़ नहीं होते हैं, कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ईयरलियर दे वेयर द ग्रेजिंग ग्राउंड्स ऑफ द बिसन, यानी पहले के समय में जो बिसन था, बिसन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा यह जंगली भैंसा होता है। इस जो पहले के समय यही क्षेत्र था
जो जंगली भैंसों के लिए उपयोग में आया करता था। यानी जंगली भैंस क्या करते थे, घास को चरा करते थे। लेकिन अभी के समय में जो है यहाँ पर कोई चारागाह नहीं होता है, कोई जानवर नहीं आ सकता है, प्रतिबंध किया हुआ है। यहाँ केवल पूरा क्लियर है और पूरा एग्रीकल्चर के लिए पूरा भरा हुआ है। अब देखेंगे ग्रासलैंड आर द अवे फ्रॉम द इक्वाटर देयर फॉर द लो टेम्परेचर एंड रेनफॉल। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है लो होता है और रेनफॉल भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट है लोकेशन। क्या पढ़ेंगे, लोकेशन यानी पेरिस का लोकेशन क्या है। लोकेशन पहले भी मालूम होगा, यानी बता चुके हैं। पेरिस आर द वास्ट स्टेट ऑफ द जेंटली स्लोपिंग द ग्रासलैंड लोकेटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। मेनली हम लोग याद रखेंगे नॉर्थ अमेरिका में ही एक पेरिस जो क्षेत्र है, पेरिस जो क्षेत्र है यानी घास का मैदान है, जो नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता है। इट इंक्लूड द साउथर्न पार्ट ऑफ कनाडा। यह साउथर्न पार्ट के कनाडा में और सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट का भी मिला हुआ है। यानी लेकिन ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन रहेगा तो इसमें आपको नॉर्थ अमेरिका के ऑप्शन ही रहेगा, कुछ कंटिनेंट का या कुछ कंट्री का नाम रहेगा, या ऐसे भी हो सकता है सिर्फ अमेरिका भी दे सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अमेरिका देगा तो सिर्फ अमेरिका ही टिक करेंगे। अब है लैंड फीचर्स। इसका लैंड फीचर कैसा होता है, भूमि का भविष्य फीचर कैसा है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका देखेंगे। लैंड फीचर क्या है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रासलैंड इज हिली while the eastern part is flat. The rivers Mississippi and मिसूरी ड्रेन दिस द रीजन। यहाँ दो नदियाँ जो है, दो तीन नदियाँ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंस नदी माना जाता है इस क्षेत्र का, जो इसी से ही वाटर ग्रासलैंड को मिल पाता है, जो मिसिसिपी और मैसूरी ड्रेन इज द रीजन। इसी दोनों नदियों से पानी जो निष्कासन होता है, पानी निकलता है, ग्रासलैंड को मिल पाता है। अब एक क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यानी इस क्षेत्र का पेरिस क्षेत्र का क्लाइमेट क्या है, जलवायु कैसा है वो देखेंगे। विंटर और कोल्ड एंड ड्राई, यानी ठंडा ऋतु में यहाँ ठंडा ही रहता है और ड्राई होता है। समर्स आर हॉट, यानी समर्स जो होता है काफ़ी हॉट होता है। क्या होता है, हॉट, गर्म होता है। गर्मी तो गर्मी होगा ही। अब मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट का मतलब हो गया ना ज़्यादा बारिश होता है ना ज़्यादा बारिश होता है ना ज़्यादा कम बारिश होता है, यानी मॉडरेट यानी मीडियम में बारिश होता है। मॉडरेट रेनफॉल अबाउट 50 से 70 सेंटीमीटर विथ वेरिएशन फ्रॉम द ईयर टू ईयर ऑकर इन द रीजिंग द ड्यूरिंग समर। यानी कभी कभी ये 50 से 70 सेंटीमीटर या मॉडरेट रेनफॉल का एवरेज है, जो साल बाई साल चेंज भी होते रहता है। देखेंगे दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। इस प्रकार इसको हम यूरोपीय जलवायु भी कह सकते हैं। हॉट विंड्स कॉल्ड द चिनूक, हॉट विंड्स गर्म हवा को हम चिनूक के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंस है, अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको जरूर आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने अपने बुक में, अपने अपने बुक में अंडरलाइन कर लेना है। हॉट विंड्स आर कॉल्ड चिनूक, जो अमेरिका में पाया जाता है। यानी पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस प्रकार, अमेरिका में जो गर्म हवा बहती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसका नाम है चिनूक, उसका नाम है चिनूक। नेक्स्ट है द पेरिस रीजन आर शैडो एरिया, रेन शैडो आर बीच इन द अवे फ्रॉम द पार्ट ऑफ रेन वेरिंग विंड्स। जहाँ तेज हवा बहती है वहाँ पर पानी की जो यानी बारिश होती है थोड़ा कम होती है। और वेजिटेशन, यानी वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, इस क्षेत्र का जो वेजिटेशन है देखेंगे। रेनफॉल देयर आर द दिस रीजन ऑलमोस्ट ट्रीलेस, यहाँ का अधिकतर जो क्षेत्र होता है ट्रीलेस होता है, यानी यहाँ पौधा यानी पेड़ पौधे पाए ही नहीं जाते हैं। द फ्यू ट्रीज आर फाउंड अलॉन्ग द रिवर साइड, कुछ ट्री पाए जाते हैं, बहुत सारे ट्री, बहुत समथिंग कुछ ट्री पाए जाते हैं जो नदी किनारे ही पाए जाते हैं। ग्रास ग्रो वेल एज द क्लाइमेट इज सुटेबल, जब क्लाइमेट सुटेबल होता है, उपयुक्त क्लाइमेट होता है, तो उस समय ग्रास क्या होता है, खूब ग्रो करता है। कैटल ग्रेजिंग, कुछ जगह होते हैं हिली एरिया पर जो होते हैं कैटल मवेशी के लिए भी क्षेत्र होते हैं,
जो मवेशी लोग मवेशी क्या होता है, जानवर जो होता है वह अपने भोजन को प्राप्त करता है घास के मैदानों से। अब नेक्स्ट है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूज फॉर द मेज। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ईस्टर्न पार्ट का मेज जो होता है, मेज वह मक्का यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और इस क्षेत्र का सबसे उपयुक्त जो होता है गेहूं उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण पेरिस को ही दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है। दुनिया का कोई क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, तो आपको कहना होगा पेरिस क्षेत्र को ही दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। दुनिया का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, तो पेरिस को ही कहा जाता है, जो इस फैक्ट में दिया हुआ है, याद रखेंगे। अब लाइफ ऑफ द पीपुल इन पेरिस यानी लोगों का जीवन पेरिस क्षेत्रों में कैसा है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।